आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 44 करेंगे जो कि आपका चैप्टर 5 है और ये आपका टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है जिसमें हम पहले करने वाले हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये आपके चैप्टर 5 का नाम है। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश में होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास कई तरह के पदार्थ होते हैं, उनकी अवस्थाएं होती हैं कि वो ठोस हैं, द्रव या गैस अवस्था में होते हैं, और वही पदार्थ के अलग रूप भी होते हैं जैसे तत्व है, मिश्रण, यौगिक। इन अलग अलग रूपों में वो उपस्थित रहते हैं। तत्व वो पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। अगर हम सोडियम का सिंबल लिखें तो Na, इसमें दूसरा कोई भी एटम नहीं है, कोई भी पदार्थ नहीं है, सिर्फ एक ही पदार्थ है, एक ही अणु है, इसलिए इसको तत्व कहा जाता है। इसी तरह अभी तक हमारे आसपास 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 98 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है। जैसे हमारे घर के अंदर हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से रखते हैं, अच्छे ढंग से रखते हैं, या आप अपनी किताबों को पढ़ने के लिए अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित करते हो, इसी तरह तत्वों को व्यवस्थित करने या पढ़ने के लिए उनका अध्ययन आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु या धातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्वों और उनके गुण धर्मों के बारे में ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। तो जो पहले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डोबेराइनर, आपको 1 बाय 1 इन्हीं सभी लॉज के बारे में पढ़ना है। डोबेराइनर के त्रिक, डोबेराइनर साइंटिस्ट का नाम है, त्रिक का मतलब 3 समूह। 1817 में डोबेराइनर नाम का एक जर्मन विशेषज्ञ था जिन्होंने समान गुण धर्मों वाले तत्वों के समूह को में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, और उन्होंने सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध लगाया और 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें त्रिक कहा जाता है। इसका मतलब 3, जैसे ग्रुप में 2 होते हैं, ऐसे ही त्रिक में 3 तत्व हैं, इसलिए ये 3 त्रिक बनाए गए। 1 त्रिक, 2 त्रिक और 3 त्रिक, मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स हैं इस साइंटिस्ट के द्वारा खोजे गए, डोबेराइनर के द्वारा। और उन्होंने एक बहुत अलग तरीके से उनको व्यवस्थित करने की कोशिश की। सबसे पहला उन्होंने परमाणु भार के आधार पर उनको व्यवस्थित किया बढ़ते हुए। दूसरा, तरीक के अनुसार जो मध्य तत्व है, जैसे सोडियम है, ये मध्य तत्व है, इसका जो भार होगा वो पहले और तीसरे भार जो तत्व हैं उनके परमाणु भार का माध्य होगा। माध्य मतलब औसत होगा। जैसे अगर हम लिथियम का भार है 6, सोडियम का भार होता है 23 और पोटेशियम का भार है 39, तो 23 किसके बराबर होगा, इन दोनों को सम करके औसत निकाल देंगे। 6 + 39 डिवाइड बाई 2, तो ये 45 डिवाइड बाई 2 एंड इट इज़ 22.5, इट इज़ ऑलमोस्ट 23। सो ये इनका त्रिक का नियम है कि दूसरे जो मध्य तत्व है उसका परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत होगा। तो ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट थे इस लॉ के। अब आता है इसकी सीमाएं क्या हैं, इसमें क्या खामियां रही। डोबेराइनर उस समय तक जितने भी ज्ञात तत्व थे उनमें केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर पाए, जो कि आपको ये याद रखने हैं: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 त्रिक ही उन्होंने वर्गीकृत किया और इनमें वर्गीकृत करते हुए इसकी पद्धति में सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि कुछ तत्वों का औसत है वो मध्य तत्व के औसत के बराबर नहीं हुआ। तो उदाहरण के तौर पर इन्होंने यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ले रखा है। उसके बाद जो औसत है सोडियम के परमाणु के बराबर होता है, जो मैंने आपको अभी करके दिखाया। तो ये तो था डोबेराइनर का नियम। उसके बाद दूसरा नियम आता है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड भी साइंटिस्ट का नाम है। अष्टक मतलब 8, जैसे सुरों में होता है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। 1 2 3 4 5 6 7 सुर होते हैं। तो सा दोबारा जब आता है तो पहला और 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो सेम हो जाती हैं। तो न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। उसने कहा कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं और उनकी तुलना उन्होंने संगीत के अष्टक से ली गई, इसलिए इस सिद्धांत का नाम है अष्टक का सिद्धांत कहा गया। उदाहरण के तौर पर लिथियम, सोडियम धातु के गुण हैं वो समान हैं।
जैसे लिथियम और सोडियम है, रिपीट हो रहा है, ये पहला और आठवां कहीं भी, चाहे दूसरा तीसरा कोई भी एलिमेंट होता है, उससे लगने के बाद आठवां जो एलिमेंट होगा उसके गुणधर्म बराबर होंगे। अब इसके कुछ सीमाएं भी हैं कि इसमें सिर्फ कैल्शियम तक, ये जो कैल्शियम है यहाँ तक हल्के तत्वों तक ये लागू हो पाया नियम, और इन तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते। जो नए तत्व मिले सारणी में समंजित करने के लिए उसने न केवल दो तत्वों को एक साथ रखा, बल्कि असमान तत्वों के जिनके गुण धर्म में कोई समानता नहीं थी उनको भी साथ रखा, जैसे कोबाल्ट और निकल, और ये वाले जो दो एलिमेंट है सीजियम और लेंथिनम, इन सब एलिमेंट्स को एक साथ रखा। तो ये दो नियम आपको करने हैं, इसमें दो लॉ करने हैं, और कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दे रखे हैं। इन प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक में करेंगे अच्छे से वर्कशीट समझ के। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 44, एंड द टॉपिक ऑफ द वर्कशीट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। Everybody know that matter around us is present in the form of elements, compounds and the mixtures, and these elements are always the substances which contain atoms of only one type only. It may be the sodium, it may be magnesium and gold, and out of these 118 elements only 98 are naturally occurring elements. Now here the question arises, why there is a need of periodic classification? Elements are classified so that they could be studied easily and in an organized manner, and the earliest attempt to classify the elements resulting in the groups then the known elements are metals and non-metals, and later further classification were tried out as our knowledge of elements and their properties increased. Now in this worksheet only two laws we are going to discuss. The first one is Dobereiner triad rule, and in 1817 Dobereiner, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties into the groups. When elements are arranged in the order of increasing atomic mass, you have to just pay attention here, then he arranged all the elements in the increasing order of their atomic masses, and groups of three elements known as triads having similar chemical properties were obtained. The atomic masses of the other property of this law is that atomic masses of the middle element of the triad was roughly the average of atomic masses of other two elements. And these are the triads of Dobereiner in this form: lithium, sodium, potassium, calcium, strontium, barium, chlorine, bromine and iodine. And there is one example according to the rule, and there are few limitations of this law. Dobereiner could identify only 3 triads from the elements known at that time. Hence this system of classification into triads was not found to be useful. Another law is called the Newland's law of octave, and octave he also arranged all the known elements in the order of their increasing atomic masses and found that the properties of every 8th element is similar to the first element. He compared this to the octaves found in the music and called it law of octaves. For example, the properties of lithium and sodium, they are very similar to each other. And what are the limitations of this law? It was applicable up to calcium only, and the properties of new discovered elements did not fit into the law of octaves. Third is to fit elements into his table. Newlands put even 2 elements together in the one slot, just like cobalt and nickel, having the different properties with each other. So these are the few limitations of this law. Now on the basis of the worksheet you have to do all these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.